नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को 2025 के महाकुंभ का निमंत्रण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए डिजिटल ऐप, स्वच्छता अभियान, सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तराखंड की भी जनता को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया है। देखिए, हम हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, अपने मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रित किया है और यहाँ रहने वाले यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आइए उत्तर प्रदेश में देखिए हुए बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की विदेश नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। देवपुरा चौक पर जुटे नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार पर नारेबाजी की और पुतला जलाया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की विदेश नीति फेल है और बांग्लादेश में शांति बहाल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस की मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करे और जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ शांति सेना भेजकर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदू अल्पसंख्यकों पर, उस पर लगाम लगे। और विदेश नीति हमारी जो कमज़ोर है, जो पूरे देश जो पूरे विश्व में अपना डंका बजने का दावा करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़े और अपनी अगर कांग्रेस के नेतृत्व में जो है हमने जो पुतला दहन किया है मोदी सरकार का, वो इस विरोध प्रदर्शन के लिए किया है कि बांग्लादेश में जो पिछले कई महीनों से जो है हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो क्रूरता हो रही है उनके साथ, जो हिंसा हो रही है, उसको रोकथाम करने में मोदी सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है, उसको सफल नहीं रही है। एक तरफ तो ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं और ये अपनी विदेश नीति के डंके पीटते हैं। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में जो है हमने जो पुतला दहन किया है मोदी सरकार का, वो इस विरोध प्रदर्शन के लिए किया है कि बांग्लादेश में जो पिछले कई महीनों से जो है हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदू। खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और
आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। 4 दिवसीय इस आयोजन में देशों के 350 विशेषज्ञों सहित अधिक शोधकर्ता, आयुर्वेद निर्माता और किसान भाग ले रहे हैं। डिजिटल आयुर्वेद थीम पर आधारित इस सम्मेलन में आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और नए शोधों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये सबसे उपयुक्त भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बहुत अनुसंधान किए और आज वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया योग को मान रही है। योग ऐसी विधा है जो हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा रही है। फिर से लोग उसी प्रकार उसको आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस होने वाले 4 दिन के सम्मेलन से, जिसमें पूरी दुनिया के वैद्य, वैज्ञानिक, योग के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और लगातार वो मंथन करेंगे। आज यहाँ पर देहरादून में 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हज़ार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ये कार्यक्रम होने से जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि जो हमारी देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद, वो दुनिया के हर कोने में जाए। निश्चित खबर टिहरी से है, जहां गुरुवार को जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी की अध्यक्षता में विधानसभा देवप्रयाग की समस्याओं पर बैठक हुई। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में सड़क, पेयजल, वन विभाग, खनन न्यास और वीर माधो सिंह भंडारी मेले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। मैं रेलवे के अधिकारियों को कार्य लगाई और आपने देखा होगा कि मात्र 1 घंटे के अंदर रेलवे ने आदेश जारी कर दिए हैं कि हम जो है 12/12/2024 से जिलाधिकारी महोदय की उत्तर में जो अनुसार जो है समतलीकरण के लिए, टनल के लिए जो है हमने उसका डालने का काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पे क्योंकि मेरे पिछले मीटिंग जो मैंने 2 मीटिंग मैंने पहले दी थी, हमने स्टेडियम की जमीन भी क्लियर कर दी है और स्टेडियम का भी सब कुछ दिन को दे दिया। अब रेलवे को वहाँ पे स्टेडियम का काम शुरू करना है, तो रेलवे ने हमको लिख के देते हैं 12 तारीख से काम समतलीकरण का काम शुरू कर देंगे। तो और मेरी विभाग की बैठक थी, जैसे पीडब्ल्यूडी के फॉरेस्ट में कोई प्रकरण आते हैं उसको लेकर, और एक सबसे बड़ी बात है कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो मेला है उस मेले को लेकर मेरा डीएम से मीटिंग थी, एसडीएम में मैंने बुलाई है। और इसके बाद जो है कि फिर हमारा कीर्तनगर का ही मेला हो, तो उसको लेकर मेरी बैठक थी। तो आज हमारे कुछ क्षेत्र के कोई इश्यूज थे, उसको लेकर बात हुई। बाकी ऐसा कुछ नहीं, बाकी रेलवे में था। मुख्यमंत्री खबर देहरादून से है, जहां राजीव स्वरूप ने पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने शीतकालीन 4 धाम यात्रा और आगामी नेशनल गेम्स की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता भी जताई। खबर देहरादून से है, जहां जिला अस्पतालों और राजकीय मेडिकल कॉलेज में ओटी, टेक्नीशियन और सफाई कर्मियों की नियुक्तियों के लिए प्राचार्यों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हर अस्पताल में 4 से 5 मरीजों पर 1 वार्ड बॉय और 10 मरीजों पर 1 आयुष्मान मित्र तैनात किया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। देखिए, आपने देखा होगा कि पहली बार इन 24 सालों में स्वास्थ्य विभाग में 100% हमने आशाएं दे दी हैं, 100% एनम दे दिए हैं, 100% अब हमने लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं, 100% अब नर्सिंग स्टाफ दे दिया है और अभी डॉक्टर्स जो है लगभग 80% हो गए हैं। 20% जो बैकलॉग है वो भी हमने विज्ञापन जारी कर दिया है 288 पदों का। देखिए, आपने देखा होगा कि पहली बार इन 24 सालों में
स्वास्थ्य विभाग में 100% हमने आशाएं दे दी हैं, 100% इनाम दे दिए हैं, 100% अब हमने लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं, 100% अब नर्सिंग स्टाफ दे दिया है और अभी डॉक्टर्स जो है लगभग 80% हो गए हैं। 20 खबर देहरादून से है, जहां मंडूवाला क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्की के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बाइक और 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसपी ने घटनास्थल और अस्पताल जाकर जानकारी ली। लक्की पर गैंगस्टर समेत 14 गंभीर मामले पहले से भी दर्ज हैं। खबर मसूरी से है, जहां नगरपालिका में सफाई व्यवस्था ठेके पर देने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। कर्मचारियों ने टेंडर बॉक्स क्षतिग्रस्त का टेंडर फॉर्म कब्जे में ले लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था ठेके पर दी गई तो आंदोलन करेंगे और सफाई कार्य ठप कर देंगे। कर्मचारी यूनियन ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए तालीबंदी की चेतावनी दी है। आप आए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आने वाले अधिशासी अधिकारी को और जो यहाँ के प्रशासक हैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग चल रही है वो ठीक है, लेकिन आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी कीन के लगे हुए हैं उनका टेंडर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो संविदा कर्मचारी है, चाहे वो फील्ड वर्क हो, ऑफिस वाला हो, स्टोर कीपर हो या बिजली डिपार्टमेंट वाला हो, हम इनको ठेके में नहीं जान देंगे, चाहे हमें खून के पसीने के बदले खून बहाना पड़े। ये सुबह तक पता नहीं था, लेकिन मुझे 10 बजे करीब ये पता चला कि ईओ साहब और टीएस ये 4-5 जने मिलके पूरे नगरपालिका कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कीन चलाई, उसके बाद पूरा कीन में इन्होंने 150 कर्मचारी रख लिए। आज इन्होंने वो स्थिति बना दी है जो 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं डेली बेज में, एक इस लालच में कि मतलब कभी ऐसा मौका आए सरकारी नौकरियां निकले तो हमें सेवा करने का नगरपालिकों को मौका दिया जाए। ऐसे भी आज जो है अचानक इस तरह का माहौल क्रिएट करना सरकार का है या नगरपालिका प्रशासक और अधिशासी अधिकारी का है। और जब से मैंने पिछली बार आपको एक बयान दिया था कि जब से प्रशासक बैठे हैं पूरे प्रदेश में, तब से अपनी मनमानी कौन से लॉ के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं और किस तरह से ये क्या चाहते हैं मसूरी को सुंदर बनाए, पर्वतों की रानी जो इसको नाम दिया गया, या उसको बरकरार रखे या इसके स्वरूप को बिगाड़ने की बात करें। 15-15 साल से संविदा कर्मचारी डेली वेज में काम करते आ रहे हैं। आज हमारे सुनने में आया है कि उन्हें जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है। कोई बाहर का ठेकेदार आके यो साहब ने बुलाया या यो साहब के माध्यम से आया, किसी बाहर के ठेकेदार ने आकर के इन सब जितने भी 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सबको ठेके में ले जाने की प्रयास किया गया। 15-15 साल से संविदा कर्मचारी डेली वेज में काम करते आ रहे हैं। आज हमारे सुनने में आया है कि उन्हें जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है। खबर मसूरी से है, जहां नगरपालिका में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर चल रही आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया कर्मचारियों के विरोध के बाद निस्तृत कर दी गई। अधिशासी अधिकारी तनवीर मरवाहा ने बताया कि 2015 के नगर निकाय स्ट्रक्चर और शासनादेश के अनुसार आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की योजना बनाई गई थी, ताकि कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिल सके। फिलहाल कीन संस्था के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जा रहा है, जो अनियमित है। टेंडर प्रक्रिया का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमानुसार सुविधाएं देना था। विरोध के चलते टेंडर रद्द कर दिया गया और आगे का निर्णय उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2025 से शुरू होंगी। इस बार कुल 2,23,403 छात्र 1245 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इनमें से 1,13,690 हाई स्कूल और 1,09,713 इंटरमीडिएट के छात्र शामिल हैं। बोर्ड सचिव विनोद कुमार सिमटी ने बताया कि इस बार 17 नए केंद्र बनाए गए हैं और 2024 के मुकाबले छात्रों की संख्या में 12,755 की बढ़ोतरी हुई और रिजल्ट भी इस बार पहले जारी किया जाएगा।
इस वर्ष की हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे और बाकी की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका 31 जनवरी तक हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष की हमारी जो खबर रुद्रपुर से है, जहां पंतनगर सिडकुल के सेक्टर 6 स्थित आरआर पैकेज कंपनी में बुधवार सुबह आग लग गई, जो तेजी से पास की पायलट इंडस्ट्रीज लिमिटेड तक फैल गई। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने 7 फायर ट्रैक्टरों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग ने कंपनी के एचआर कार्यालय और बैटरी कंडक्टर गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। घटना के समय कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए और आगे के कारण प्लास्टिक सहित अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। देखिए, मेरे पास जो सूचना आई थी करीब 7:27 पे कि पंतनगर सिडकुल में कोई इंडस्ट्री है पायलट करके, उसमें आग लगी है। हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे तो उस समय हमारे मौके पे गाड़ियाँ थी, 7 गाड़ियाँ हमारी टोटल लगी हुई थी। 4 गाड़ी हमारी थी, 2 गाड़ी पंतनगर की, 2 गाड़ी रुद्रपुर की और 3 गाड़ी कंपनी की थी। एक थी आपकी टाटा की, एक अशोका लीलैंड की और एक बजाज की। तो वहाँ पे हमने देखा कि पायलट इंडस्ट्री में वो बेसिकली वो बैटरी बनाते हैं, तो उनका जो कवर होता है, कार्टन जो होता है, कार्टन मतलब आपका जो गत्ते का कार्टन होता है और प्लास्टिक का, उसमें आग लगी थी। और बाद में जब हमने और इंस्पेक्शन किया, तहकीकात की, तो पता चला कि इसके बगल में जो एक इंडस्ट्री थी आरआर इंडस्ट्री करके, वहाँ की विद्युत पैनल से वो आग फैल के वहाँ पहुँची थी। देखिए, मेरे पास जो सूचना आई थी करीब 7 बजे। खबर देहरादून से है, जहां अलकनंदा एन्क्लेव में अशोक गर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी नवीन चौधरी और अनंत जैन पर पैसों की लालच में वारदात को अंजाम दिया गया और दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। बहुत बार मैं कह चुका हूँ, सत्यापन का स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ किसी को रख रहा है किराए पर या अपने दुकान पर नौकर या किसी अन्य रूप में रख रहा है, पहली जिम्मेदारी उसकी है कि उस व्यक्ति से उसका लेते वक्त जब आप एग्रीमेंट करते हैं या उसको किराए पर रखते हैं या उसको नौकर के रूप में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, फोटोग्राफ, वो उसको लेने चाहिए और ये कहना चाहिए कि बताते भी हम कि आप उसका एक फॉर्म भर के थाने पर दे दीजिए लोकल। और अगर वो व्यक्ति बाहर का है तो उनसे जरूर कहिए कि अपने थाने से आप, जैसे इन्होंने कहा कि बागपत से आए या मेरठ से आए, तो अपने थाने से सत्यापन करा के आइए और हमारे यहाँ रेंट पर रहिए, चाहे हमारे यहाँ आप नौकर के रूप में या अन्य जो। खबर देहरादून से है, जहां उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को 2025 के महाकुंभ का निमंत्रण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए डिजिटल ऐप, स्वच्छता अभियान, सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तराखंड की जनता को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।